हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप जो है किस तरीके से फिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बनाई थी दोस्तों 2022 में, यानी कि उसको 2 साल प्लस हो गए हैं और ये वीडियो बन रही है जुलाई 2024 में। तो दोस्तों 2 साल प्लस हो गए हैं, इसमें कुछ चेंजेज आए हैं और काफ़ी हमने इसमें अपडेट की हैं, जिससे कि आज के टाइम पर ये कैसे यूजफुल हो सकता है। तो अगर आप 2024 में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर रेफर करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों ये हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। आप चाहें तो ऐसा ही फॉर्म देख करके ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें लेटेस्ट फॉर्म आपको मिलेगा और जो पहला वाला लिंक है उसमें दोस्तों पुराना वाला फॉर्म मिलेगा। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करें, नॉमिनल से चार्जेज हैं वो पे करके। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर टॉप में लेटर हेड कंपनी का होता है, वो लेटर हेड आपको रखना है। और ये लेटर हेड हमने सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर बना रखा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लेटर हेड अपनी कंपनी का डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है, हमने यहाँ पर डमी नाम दोस्तों लिया हुआ है एबीसी माइक्रो फाउंडेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं सेक्शन 8 कंपनी में जो नाम होता है वो क्रेडिट या फिर दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लगा नहीं होता है। खास करके जो कंपनी 2017 के बाद की रजिस्टर्ड हैं उनमें दोस्तों नाम होता है माइक्रो केयर फाउंडेशन, माइक्रो सर्विसेज या माइक्रो फाउंडेशन या माइक्रो एसोसिएशन, माइक्रो सर्विस एसोसिएशन। इस तरीके के दोस्तों सिमिलर नाम होते हैं, माइक्रो बेनिफिट भी हो सकता है। उसके ऊपर दोस्तों हमने लिखा है लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर, तो जो भी नंबर है आप डाल सकते हैं। और इसमें आप अपनी कंपनी का लोगो या कुछ और डिजाइन अगर अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट आपको मिलेगा ये दोस्तों वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो इसमें किस तरीके से फिल करनी है उसकी हम दोस्तों डिटेल में इसी वीडियो में बात करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया है लेटर हेड। और उसके बाद हम आते हैं फुटर पे, जो मतलब इस फॉर्म का फुटर रहेगा। उसमें क्या करना है, एबीसी यानी कि दोस्तों जो हमारा माइक्रो फाउंडेशन है उसका नाम आ जाएगा, ये सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, ये दोस्तों मेंशन कर देना है। और लाइसेंस नंबर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 8 कंपनी का एक तो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी सीओई, और एक और होता है दोस्तों सेक्शन 8 लाइसेंस। तो उसके टॉप में लिखा रहता है लाइसेंस नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है कि जी इतना हमारा लाइसेंस नंबर है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि ये जो सेक्शन 8 लाइसेंस होता है दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड होता है। और आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी अपनी कंपनी का यहाँ पर दोस्तों डाल सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है एज पर एमसीए मास्टर डाटा। ठीक है, अगर ये दोस्तों ब्रांच ऑफिस भी हैं आपके, और मान लो हेड ऑफिस आपका नोएडा में है और ब्रांच ऑफिस मान लो आपकी है जी दिल्ली में, तो आप जो है रजिस्टर्ड ऑफिस लिखेंगे हेड ऑफिस, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ओब्लिक हेड ऑफिस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ब्रांच ऑफिस भी अपना ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ब्रांच ऑफिस भी आप अपना ऐड कर देंगे जो भी है। अगर नहीं है तो फिर ब्रांच ऑफिस हटा देंगे, अगर एक ही ब्रांच आपकी है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी है लेटर हेड और फुटर की, कि किस तरीके से हमें जो है अपना लेटर हेड और फुटर रेडी करना है। अब आ जाते हैं जी मेन एप्लीकेशन पर। तो मेन एप्लीकेशन में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है हमारी एप्लीकेशन नंबर या सीरियल नंबर। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो एनबीएफसी वगैरह होती हैं उसमें जो फाइल नंबर होता है वही बाद में आपका लोन अकाउंट नंबर हो जाता है। वैसे दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में भी है, जो भी आपका ये एप्लीकेशन नंबर है वही दोस्तों क्या हो जाएगा जी आपका, आपके कस्टमर का अकाउंट नंबर हो जाएगा। तो आपको जो है एक एक्सेल शीट भी मेंटेन करना है साथ के साथ में, कि जी अकाउंट नंबर इतना है, नाम इतना है और इन्होंने इतनी डेट को इतना अमाउंट लिया है, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है बिना सॉफ्टवेयर के भी अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ये दोस्तों एक फॉर्मेट है। और बाकी आप हमारी एक्सेल कैलकुलेशन सीट अगर ले लेंगे, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन सीट, तो आप बिना सॉफ्टवेयर के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर हर कोई लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर की अलग से 20-25 हज़ार की कॉस्ट नॉर्मल से सॉफ्टवेयर की पड़ती है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी खर्चा करने के बाद में ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि जी कुछ टाइम हम अपना काम मैनुअल ही करें। तो मैनुअल करने के लिए दोस्तों कुछ फॉर्मेलिटी उन्हें जरूर पूरी करनी होती है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन सीट ले सकते हैं, जो कि दोस्तों 200-400 रुपये में ही मिल जाती हैं। और ये एप्लीकेशन यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी दोस्तों ले सकते हैं। ये दोस्तों है एप्लीकेशन नंबर, सीरियल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा अकाउंट नंबर हो जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये हमारी सीट है। अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो इंस्टामोजो स्टोर पर आप जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है जी ब्रांच, आपकी किस ब्रांच से ये लोन डिसबर्स करेंगे। अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेड ऑफिस, या हेड ऑफिस लिख करके यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। हेड ऑफिस नोएडा, मान लो नोएडा है तो नोएडा लिख दीजिए जी। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच का नाम लिख देंगे कि BO यानी ब्रांच ऑफिस, और यहाँ पे लिख देंगे जी
जहाँ पर भी है, मान लो हमने लिख दिया पटेल नगर दिल्ली, अगर हम लिख देते हैं तो ठीक है। इस तरीके से जो भी आपकी ब्रांच है वो लिख सकते हैं। ब्रांच की कुछ आईडी है ना, मान लो कुछ आईडी आपने दी होगी BO01, अगर ये आपने आईडी दी है, मान लो 4-5 ब्रांच है तो 01 फर्स्ट की होगी, 02 सेकंड की होगी और 03 थर्ड की हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप इंक्रीज कर सकते हैं जितनी भी आपकी ब्रांचेज होती हैं। अगर आपका हेड ऑफिस ही है और उसी से आपने लोन डिसवर्स करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी HO यानी कि हेड ऑफिस। तो बस इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि हेड ऑफिस आपका एक ही होता है हर कंपनी का, तो उसको कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में एप्लीकेंट का नाम, यानी कि जो पर्सन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका दोस्तों नाम क्या होगा, तो हम जो है यहाँ से ऐड करके उसका नाम दोस्तों ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है जी LG नेम एंड कोड। ये दोस्तों है लोन, LG का मतलब है लोन गारंटर नेम एंड कोड। ये दोस्तों कोड तो उसी केस में लिखना है अगर लोन गारंटर उस कंपनी का पहले से कस्टमर भी है। ठीक है, मान लो कि लोन गारंटर यानी LG नेम हमारा हो गया मिस्टर A, ठीक है, और ये हमारे पुराने कस्टमर है यानी हमारी ही कंपनी का, इन्होंने भी ऐसे ही लोन लिया था और इनका कोड नंबर यानी कि अकाउंट नंबर है, एप्लीकेशन नंबर कुछ है, तो आप जो है इनका कोड नंबर डाल सकते हैं। मान लो जी इनका कोड नंबर है 059, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि जी मिस्टर A तो कई सारे होंगे, यानी कि मिस्टर अमन है अगर, तो मिस्टर अमन कई सारे होंगे, इसलिए कोड नंबर डाल देते हैं जिससे कि जी स्पेसिफिक हो जाए कि कौन से वाले अमन ने गारंटी दी है। अगर दोस्तों पहले से गारंटर नहीं है, लोन अकाउंट होल्डर नहीं है हमारी कंपनी के और फर्स्ट टाइम वो बन रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या करना है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ नाम आ जाएगा और कोड नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर उनका नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा कॉलम है लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, यानी कि कितने अमाउंट के लिए एप्लीकेंट ने लोन की एप्लीकेशन दी है जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना अमाउंट एक सेक्शनेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी दे सकती है दोस्तों। नॉर्मली इंडिविजुअल को पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के केस में 50,000 ही दे सकती है। अगर दोस्तों कोई होम या शॉप कंस्ट्रक्शन के लिए है तो वो 1,25,000 तक भी दोस्तों दे सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप मेंशन करा सकते हैं। टेन्योर ऑफ लोन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने काफ़ी वीडियो में बात की है, कितने टाइम के लिए वो लोन चाह रहे हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर मेंशन करना है। पर्पज़ क्या है जी लोन का, है ना, जैसे कि एक सेक्शनेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी कंज्यूमर फाइनेंसिंग कर सकती है, यानी कि फ़ोन, है ना, AC फ्रिज इस तरीके के आइटम, TV वगैरह फाइनेंस कर सकती है। व्हीकल फाइनेंस अलाउड नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन बिजनेस लोन अलाउड है, ठीक है, तो उसका पर्पज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या कोई फंक्शन है उसके लिए भी ले सकते हैं तो उसका पर्पज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर है एप्लीकेंट का फोटो और फोटो के नीचे ही बॉक्स में एप्लीकेंट के साइन। उसके बाद दोस्तों गारंटर का फोटो और गारंटर के नीचे ही बॉक्स में साइन। उसके बाद दोस्तों नॉर्मल डिटेल है एप्लीकेंट की और गारंटर की, ये पेन से फिल करनी है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एप्लीकेंट का भी और गारंटर का भी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों दोनों की आ जाएगी, जेंडर दोनों का आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। ये दोस्तों काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैरिटल स्टेटस की यहाँ पर क्यों ज़रूरत है। दोस्तों ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो पर्सन मैरिड है उसके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें देखना होता है कि उसकी इनकम के हिसाब से उसकी इनकम इतनी है जो अपनी फैमिली को मेंटेन करने के बाद में हमारी EMI आसानी से दे सकता है या नहीं, इसलिए दोस्तों ये स्टेटस जानना ज़रूरी है। फिर उसके स्पाउस भी वर्किंग है या नहीं ये भी यहाँ पर जानना होता है। अब जी यहाँ पे उनके फादर और अगर फीमेल है मैरिड तो उनके स्पाउस का नाम लिखा जाएगा। रिलीजन क्या है, आधार नंबर, पैन नंबर, ये 2 लेना दोस्तों ज़रूरी है, बाकी आप लें या ना लें। अगर किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर, ईमेल ID लेना भी दोस्तों ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में ईमेल ID फ़ोन नंबर आजकल मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ईमेल ID नहीं है तो आप उनका फ़ोन नंबर और एक और उनके किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन नंबर लेकर के दोस्तों रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID और DL लगानी होंगी। अगर DL नहीं है तो वोटर ID ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोनों का एड्रेस, एप्लीकेंट और गारंटर का दोस्तों हमें यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन करना होता है। और जब आप एड्रेस मेंशन करेंगे तो दोस्तों ये जरूर इंश्योर कर लें कि एप्लीकेंट का जो एड्रेस है वो रेंटेड है या अपना है ना। रेंटेड है तो उसके ओनर का फ़ोन नंबर जरूर लेकर के एक बार उनसे कांटेक्ट कर लें कि जी इस नाम का पर्सन आपके यहाँ पर रेंट पर रहता है या नहीं, कितने टाइम से रहता है, टाइम से रेंट देता है या नहीं। उससे पता लगता है कि अगर जो पर्सन रेंट टाइम से देता है तो वो EMI भी देने के चांसेस हैं। गारंटी तो कुछ नहीं है लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो 3-3 महीने का रेंट ही ड्यू कर रखा होता है तो क्या गारंटी है कि वो भैया हमारी EMI भी टाइम से देगा या नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ों से काफ़ी सारा हमें आइडिया लग जाता है। वैसे ही हमें गारंटर का भी पता लगाना है। अब पता करना है कि जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अगर वो कहीं जॉब करते हैं दोस्तों तो उनकी डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। एम्प्लॉयर का नाम यानी कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है, मान लो फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है तो उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट कंपनी में वो कब से काम कर रहे हैं, पहले कहाँ काम करते थे, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है, अगर ओनर ही है डायरेक्ट मैनेजर नहीं है तो ओनर का नाम और उनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, ग्रोथ सैलरी कितनी है दोस्तों और नेट सैलरी कितनी है एज पर एम्प्लॉयर रिकॉर्ड। ठीक है, तो जब आप जो है उनके एम्प्लॉयर का यानी कंपनी का मालिक का फ़ोन नंबर लेंगे तो दोस्तों उस पर फ़ोन करके ज़रूर देखना है कि वो एक्चुअल में वहाँ पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी एक्चुअल सैलरी इतनी है जितनी इन्होंने यहाँ पर बताई है या फिर नहीं। उससे पता लगता है कि आदमी ऑनेस्ट है और कितना झूठ कितना सही बोलता है, और प्रॉपरली उतनी सैलरी है या नहीं है, प्रॉपरली उतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, कैसा कैसा उनका बिहेवियर है अपने कलीग्स वगैरह के साथ में, अपने ओनर के साथ में। ठीक है, किस तरीके का उनका काम करने का परफॉर्मेंस है, उसका भी दोस्तों आइडिया यहाँ पर लगेगा। अगर कोई पर्सन जॉब में नहीं है वो बिजनेस में है तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वाले में कि जी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अपना बिजनेस है, डिपार्टमेंट में लिख सकते हैं कि किस टाइप का बिजनेस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में लिख सकते हैं ऑब्लिक लगा के स्टार्टिंग की बिजनेस स्टार्ट डेट इतनी है, नेम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर अगर पहले वो जॉब में थे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, टोटल एक्सपीरियंस जी बिजनेस का लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर का नेम की कोई जरूरत नहीं है जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड अपना ही नाम और अपनी इनकम, ये ग्रोस सैलरी की जगह आप यहाँ पर ग्रोस इनकम और नेट इनकम लिख सकते हैं एज पर उनकी आईटीआर, और एज पर अगर जीएसटी है तो जीएसटी के अकॉर्डिंग भी आइडिया लग जाता है कि कितनी टर्नओवर है और टर्नओवर पर कितना मार्जिन है, तो उससे भी दोस्तों इनकम का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पता लग जाता है। और खास करके कुछ हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जी कोई कहता है सर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं या ई रिक्शा वाले हैं, है ना, और ई रिक्शा भी उनका खुद का नहीं है, वो भी रेंटेड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में दोस्तों अगर वो खुद का है उनका तो आरसी की कॉपी आपको जरूर चेक करनी है, क्योंकि वो खुद का है या फिर नहीं है, या सेकंड हैंड परचेज किया तो एक एग्रीमेंट या कुछ बना होगा, है ना, तो वो जरूर आपको चेक करनी है। और अगर वो रेंटेड है तो जिससे रेंट पर लिया है वो ऑटो या ई रिक्शा, उसका दोस्तों फ़ोन नंबर लेकर के तुरंत उसी समय कॉल करके वेरीफाई करना है बिफोर डिसबर्सिंग ऑफ द लोन। आपको जो है वेरीफाई करना है कि इस पर्सन ने आपसे ये रिक्शा कितने टाइम से चला रहे हैं, कितने टाइम से लिया हुआ है, और ये प्रॉपरली आपको उसका जो किराया है रेंट है वो देते हैं या फिर नहीं देते हैं, या कितने टाइम से देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, उससे भी दोस्तों काफ़ी सारा आइडिया यहाँ पर हमारा लगता है। तो इस चीज़ की भी आप जानकारी करेंगे तो आपको कम से कम दिक्कत होगी लोन रिकवरी में, क्योंकि दोस्तों लोन बांटना आसान है, रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। रिकवरी के लिए दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी एनबीएफसी बैंक और सेक्शनेड माइक्रो फाइनेंस बहुत मोटा खर्चा करती हैं, तो आपको पहले से ही एक एक चीज़ प्रॉपरली दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई करके ही चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आता है आउटस्टैंडिंग लोन डिटेल्स फ्रॉम अनदर बैंक कंपनी मार्क क्रॉस इफ नो आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है दोस्तों अगर जो पर्सन हमारे पास लोन लेने के लिए आया है उसका हमें आज की डेट में देखना है कि किसी और बैंक से, किसी और फाइनेंस कंपनी से कोई लोन चल रहा है या फिर नहीं। अगर चल रहा है तो दोस्तों उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर डालनी होगी। मान लो हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, अगर कोई इन सबसे अलग है तो वो अदर्स में आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो दोस्तों आप कॉलम ऐड कर सकते हैं और उसमें फिल कर सकते हैं। कितना अमाउंट डिस्बर्स हुआ था उसका अमाउंट आ जाएगा, किस डेट को हुआ था वो आ जाएगी, ईएमआई जी कितनी है, आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है वो आ जाएगा, कोई ओवर ड्यू हुआ है तो वो आ जाएगा। ये हमें उनसे पूछ करके डालना है। ठीक है, और सिविल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों बाद में देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों वैसे ये जो एप्लीकेशन है कस्टमर के द्वारा फिल की जाएगी, तो इसलिए हमने क्रेडिट स्कोर का कॉलम इसमें नहीं बनाया था, क्योंकि क्रेडिट स्कोर कंपनी चेक करती है दोस्तों, तो इसमें उनको चेक करना ज़रूरी नहीं होता है जो कस्टमर हैं, क्योंकि वो कुछ लोग चेक करना जानते हैं या वो पेटीएम वगैरह से ही चेक करेंगे, उस पर दोस्तों नॉर्मली ज़्यादा ही आता है अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो। क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे किसी का, अगर पेटीएम पे उनका है जी 700 है तो दोस्तों एक्चुअल में उनका आएगा 680 या 690 के आसपास, तो वो काफ़ी कम हो जाता है। फिर भी आप पेटीएम वगैरह से अगर आपने क्रेडिट स्कोर वाला रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप नहीं ली हुई है Equifax, एक्सपीरियन या Civil.com वगैरह की या हाईमार्क की, तो दोस्तों आप पेटीएम वगैरह वाले से भी चेक कर सकते हैं। उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा जी कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है, उनका लोन हिस्ट्री चेक कर लेंगे तो आइडिया जरूर लग जाएगा। उससे भी आप शॉर्ट टर्म के लिए उससे काम चला सकते हैं अपना। उसके बाद दोस्तों हमें जो भी हमारा कस्टमर है उसकी बैंक अकाउंट डिटेल जरूर लेनी है, और कोशिश कीजिए कि अमाउंट उनको दोस्तों बैंक में ही डिस्बर्स करें, क्योंकि दोस्तों अगर डिफॉल्ट के केस में कैश में दिया होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है प्रूफ करने पे। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच, आईएफएससी कोड लिख देंगे। अगर मान लो किसी को आपने 10-5 हज़ार का लोन कैश में भी दिया है तो यहाँ पर जरूर लिख दें कि जी हमने कैश में दिया है या अमाउंट ऑफ लोन गिवन इन कैश। इस तरीके से दोस्तों आपको जरूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में दोस्तों दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ डिक्लेरेशन है जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में दी है। अगर आपकी लैंग्वेज लोकल कुछ और है, मान लो बंगाली है, पंजाबी है या असमी है, तो उस समय दोस्तों आप हिंदी को हटा करके अपनी दूसरी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में दोस्तों डिक्लेरेशन है।
और दोस्तों सेकंड कॉलम में है कि आपने जो चेक लिए हैं सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिक्योर्ड लोन नहीं अनसिक्योर्ड लोन सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी करती है। तो आपने जो लोन लिए हैं एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द अमाउंट प्रोवाइडेड आई विदाउट एनी प्रेशर एंड आउट ऑफ हिज और हर बिल हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग ब्लैंक चेक बाइट चेक नंबर, मतलब हमें चेक नंबर इतने से इतने तक ऑफ, यहाँ पर बैंक का नाम लिख देना है कि जी यानी जो लोन ले रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है कि जी मैंने बिना किसी प्रेशर के अपनी इच्छा से चेक नंबर इतने से इतने तक इस बैंक के इस कंपनी को दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो मैं राइट देता हूँ, ये जो है चेक को बैंक में लगा सकते हैं और लीगली एक्शन भी ले सकते हैं। और दोस्तों आगे लिखता है कि जो भी मेरे साइन हैं हस्ताक्षर हैं मैं बिना कंपनी को इन्फॉर्म करे चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं फ्यूचर में चेंज करता हूं तो मैं जो है कंपनी को भी इन्फॉर्म करूंगा कि जी मेरे जो है साइन चेंज हो गए हैं, तो मैं आपको रिवाइज चेक दे देता हूं। तो ये दोस्तों ब्लैंक चेक आपको लेने हैं, यानी कि उसमें अमाउंट और डेट मेंशन नहीं करना है, लेकिन साइन जरूर करा करके लेने हैं। ब्लैंक चेक का मतलब यहाँ पे विदाउट साइन नहीं है दोस्तों, विद साइन विदाउट एनी डेट एंड अमाउंट होता है, ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि जो भी यानी जो भी कंपनी के सारी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं जो दोस्तों उसके साथ एग्री करता हूँ, उसके पोर्टल वगैरह से भी जो भी कुछ कंडीशन होंगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। बाकी सब ये दोस्तों डिक्लेरेशन ही हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही सत्य और पूर्ण है, ठीक है। जो मेन चीज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये जो लोन का टेन्योर होता है वो दोस्तों क्या है कि लोन का जो टेन्योर होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि जी अगर आपका लोन जो है 30,000 से ऊपर का है तो आपको मिनिमम 24 महीने की अवधि के लिए दोस्तों लोन देना होता है। यानी कि लोन का जो मिनिमम टेन्योर होगा, इफ लोन अमाउंट इज मोर देन 30,000, तो दोस्तों उस केस में 24 मंथ मिनिमम टेन्योर होगा। लेकिन कोई कह रहा है कि जी सर मैं तो 24 नहीं, मुझे तो 6 मंथ 12 मंथ के लिए चाहिए। तो ये दोस्तों एक डिक्लेरेशन है जो कि पहले वाले हमारे ड्राफ्ट में नहीं थी, इसलिए हम ये रिवाइज कुछ चीज़ें बना रहे हैं। और एक चेक वाली भी ये जो कंडीशन है ये भी दोस्तों पहले वाले में आपको नहीं मिलेगी, तो ये भी हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये ऐड की है। और भी एक दो पॉइंट है माइनर से जो छोटा मोटा चेंजेस हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पर वो खुद डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं अपनी इच्छा से अपना ऋण इतने महीनों के भीतर बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस समय में इसका भुगतान करने में सक्षम हूँ। हालांकि आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार ये इन्होंने फिर आगे दिया कि इतने से इतने, वैसे न्यूनतम अवधि जो है 24 माह है, लेकिन मैं सक्षम हूँ तो मैं पहले करने के लिए खुद से डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों प्राइजिंग ऑफ लोन की बात करें कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो ये है जी 26% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग पेमेंट मेथड पे। दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि सर और बढ़ा के कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तों और बढ़ा के नहीं ले सकते, इतना ही है। अगर आप ऑनेस्टी से अच्छा खासा अमाउंट इसमें लगाते हैं, सही से काम करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं। क्योंकि आप बैंकों को देखो ना, वो 10-11% तक मैक्सिमम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो इतने इतने 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कैसे कर रही है। आपको तो 26 बहुत मिला हुआ है, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसिंग फीस भी आप चार्ज कर सकते हैं 1% की। फाइल चार्ज भी दोस्तों अलग से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफॉल्टिंग पीरियड क्या है, क्या लेट फीस हम ले सकते हैं, वो सब बातें लिखी हुई हैं, वो आप दोस्तों रीड कर सकते हैं। लीगल दोस्तों एक्शन भी हम ले सकते हैं। अगर कोई 1 से 7 दिन का डिले करता है तो दोस्तों 100 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। अगर कोई 7 to 10 डेज का डिले करता है तो 200 रुपये की पेनल्टी उस पर लग सकती है। अगर कोई उससे ज़्यादा का डिले करता है तो आप जो है चेक इनकेस के लिए लगा सकते हैं। और दोस्तों लीगल एक्शन भी पहले 3 नोटिस हमें सर्व करने हैं, उसके बाद में दोस्तों कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों हमें चेक बैंक में लगाना होता है वो हमें फुल अमाउंट के लिए स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, क्योंकि पहले 8-10 दिन डिले हुआ है तो पहले आप जितना एक ईएमआई का अमाउंट है उसके लिए चेक लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों लीगली वो उसने लोन लिया है 6 महीने के लिए, और अगर आप अगर ये उसका तीसरा महीना है मान लो, तो तीसरे महीने में जितना अमाउंट ड्यू है विद पेनल्टी है 200 रुपीज़, वो दोस्तों उसके लिए लगा सकते हैं। लेकिन आप फुल अमाउंट के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है उतना पैसा उसके पास हो या ना हो। ये बात कोर्ट में भी वो प्रूव कर सकता है कि सर मेरे पास इतना था ही नहीं, अगर इतना होता तो मैं लोन ही क्यों लेता। इसलिए दोस्तों आप जो है बाउंस बिना मतलब के नहीं कराएंगे, पहले उसका ये करेंगे। अगर दूसरे महीने में भी वो ये करता है, डिले करता है, तो फिर से आप ईएमआई का वो लगा देंगे। और अगर तीसरे महीने में वो करता है तो फिर से आप ईएमआई का चेक लगा देंगे, ईएमआई प्लस लेट फी। उसके बाद चौथे में भी दोस्तों अगर वो डिफॉल्ट करता है, फिर आप टोटल जो भी रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है उसके लिए दोस्तों चेक लगा सकते हैं।
तो इससे ये क्रक्स निकलता है कि मिनिमम चेक जो आप लेंगे ब्लैंक विद साइन विदाउट एनी अमाउंट एंड डेट, वो दोस्तों मिनिमम आपको 5 यानी कि 5 चेक लेने की ज़रूरत है। 5 से कम लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कत हमें हो सकती है। ये दोस्तों कुछ और डिक्लेरेशन है, ये कह रहे हैं कि जी मैंने कोई मिसलीडिंग नहीं की है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ गारंटर, प्लेस आ जाएगा जो भी आपके शहर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है, डेट आ जाएगी दोस्तों, और कंपनी की मोहर और कंपनी के निदेशक प्रबंधक या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक यहाँ पर गारंटर हो जाएगा कि जी मेरे सामने इन्होंने जो है साइन किए हैं तीनों पार्टी ने। उसके बाद दोस्तों काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी वो तो बिजनेस कर ही नहीं सकती, वो तो बंद हो जाएंगी, ये है वो है, इस तरीके की भी काफ़ी बातें आपको भी सुनने मिली होंगी। तो दोस्तों ये एक आरबीआई का सर्कुलर आया था, मास्टर सर्कुलर 2015-16 में, ठीक है दोस्तों। तो ये आया था 1 जुलाई 2015 को। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग वैसे दोस्तों जो भी कंपनी फाइनेंस का काम करेगी लोन देने का, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो या फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, उसको दोस्तों सेक्शन 45 IA, IB और IC ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना होता है। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने एक सर्कुलर इश्यू करके सेक्शन 8 कंपनी को, जो उस समय दोस्तों कंपनीज एक्ट 1956 काफ़ी हद तक एप्लीकेबल था, वैसे तो 2014 में ही कंपनीज एक्ट 2013 आ गया था, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट अपडेट नहीं हुए थे, तो इन्होंने सेक्शन 25 वहाँ पर मेंशन किया था और लिखा था कि एज अमेंडेड। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी छोटा छोटा लोन बांट रही हैं एज ए रजिस्टर्ड ऑफ अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर दोस्तों सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उनको सेक्शन 45 IA, IB और IC में रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने लोन दे सकती हैं इन्होंने बताई है, 50,000 फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज या पर्सनल लोन, 1,25,000 फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ डिवेलिंग यूनिट टू एनी पुअर पर्सन फॉर इनेबलिंग हिम टू रेज हिज लेवल ऑफ इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये किया गया था और वो डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगी, चाहे आपके ऑब्जेक्ट में आपने कैसे भी घुमा फिरा करके लिखवा लिया हो, तब भी दोस्तों डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समस्त अदालती कार्यवाही का क्षेत्राधिकार केवल, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कोर्ट केस वगैरह होता है तो उसमें प्रेफर करिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित रहें, अपील वगैरह के केस में आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विद अमेंडेड इन जुलाई 2024। अब दोस्तों ये अगर आपको ड्राफ्ट मिलेगा तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ये जो नाम है ABC माइक्रो फाउंडेशन, इसको आपको कॉपी करना है और इसमें Ctrl+H करना है दोस्तों, और फाइंड वर्ड में करना है जी ABC माइक्रो केयर फाउंडेशन। और अगर आपके एनजीओ का नाम मान लो XYZ है, XYZ फाउंडेशन माइक्रो फाउंडेशन है, रिप्लेस ऑल पे दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो ये हर जगह से दोस्तों ABC की जगह XYZ माइक्रो फाउंडेशन हो गया है। मतलब पहले आपको एक बार ऐसे कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक एक पेज करके ये देख लेना है कि जी आप कहीं छूटा तो नहीं है, क्योंकि कहीं इससे रह सकता है, कोई मिस्टेक हो सकती है। 100% इस पर रिलाई ना करें, तो आप जो है ऐसे ऐसे करके एक एक पॉइंट करके चेक कर सकते हैं। और ये दोस्तों 6 पेजेज में है, तो आप अगर इसको बोथ साइड में, दोनों साइड में एक पेज की प्रिंट कराएंगे, कलर में आप प्रिंट करा करके रख सकते हैं, बैकग्राउंड इसका चेंज करा सकते हैं। तो ये दोनों साइड में करेंगे तो 3 पेजेज में, और फ़ॉन्ट थोड़ी छोटी कर देंगे तो 2 पेजेज में बोथ साइड से भी दोस्तों आ सकता है, ठीक है। लेटर हेड वगैरह का मैंने बता ही दिया है कि जी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन करा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये डिजाइन कराना है तो आप जो है दोस्तों डिजाइन भी करा सकते हैं, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। डिजाइन दोस्तों हमारे यहाँ पे वैसे नहीं होता है, आप चाहें तो कहीं भी करा सकते हैं। ये इस तरीके से कोई भी कलर जो आपको पसंद आ रहा है, लाइट है, डार्क है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। या किसी लाइन का कलर कोई आपको बोल्ड में चाहिए, कोई वैसे चाहिए, पेज का दोस्तों बॉर्डर लगाना है अगर आपको, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं विद इन द, इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की वीडियो। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई आपका डाउट है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी गाइडेंस वगैरह आपको मिलेगी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वीडियो के थ्रू ही मिलेगी, कोई पर्सनल कंसल्टेंसी गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी अगर आप डाउनलोड करते हैं तब भी।